अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बूढ़ ने उसकी आंतों की बंदिशें भी खोल दी। मैंने मलजाना को बैठने का इशारा किया और वो मुझे घूरती हुई एक सोफे पर टिक गई। तुम्हारी तमाम हरकतों के बावजूद मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई खराब सलूक नहीं किया है। मैंने मरजाना से कहा, तुमसे मेरा कोई झगड़ा है भी नहीं। झगड़ा तो दरअसल उससे है जो मेरी जान का दुश्मन है। अगर तुम उसकी एजेंट हो तो हुआ करो। मैं हमेशा जड़ पर तवज्जो देता हूँ। जब रैंडल हावर्ड नहीं होगा तो तुम भी मेरी दुश्मन नहीं रहोगी। मैं तुमसे बस उस हद तक ताउन का तलबगार रहूंगा कि रैंडल तक पहुंचने में मेरी मदद करो, और अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बोलो, तुम्हें ये सौदा मंजूर है या? मरजाना की आंखें सोच में डूब गई। वो मेरी तजवीज पर गौर कर रही थी, जो हर एतबार से उसके लिए सूद मन थी। गालिबन उसे यकीन रहा होगा कि मैं रैंडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा, बल्कि खुद ही फंस जाऊंगा। मेरे बारे में रैंडल को इत्तला फराहम करना तो उसकी जिम्मेदारी थी, और मेरी गिस्त में आ जाने की वजह से वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे ये मौका किस्मत से मिल रहा था कि मैं खुद ही उससे रैंडल के पास जाने की फरमाइश कर रहा था और उसके साथ कोई खराब सलूक भी नहीं कर रहा था। वो ये मौका हाथ से किस तरह गंवा सकती थी? 4 लम्हों की जोल विचार के बाद उसने लब कुशाई की। रैंडल के बारे में मालूमात तुम्हें किस जरिए से हासिल हुई? उसने कहा, तुम इब्तदाई गलत कर रही हो। हम एक दूसरे से कोई भी गैर मुतल्लक बात नहीं करेंगे। मुझे रैंडल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल करती हो या नहीं? मैं ये जिम्मेदारी कबूल तो कर लूं, मगर मेरी जिंदगी की जमानत कौन देगा? मेरा रवैया ही जमानत है। अदनान से मेरी दुश्मनी थी, उसका अशर तुम्हारे सामने है। तुमसे दुश्मनी नहीं थी, चुनाचे मैंने तुम्हें उंगली भी नहीं लगाई। और अब जब कि तुम मुझसे ताउन करोगी तो मैं तुम्हें क्या और क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मरजाना ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हें रैंडल के पते से आगाह कर दूंगी। गलत बात मत करो मरजाना, मैंने तुमसे उसका पता नहीं पूछा। ये कहा है कि तुम मुझे उस तक पहुंचाओगी। एक ही बात है, तुम्हें तो रैंडल तक पहुंचना है। ये काम ऐसे भी हो सकता है। बेवकूफी की बातें मत करो मरजाना, तुम खुद भी जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। मैं तस्दीक किए बगैर तो तुम्हें रिहा नहीं करूंगा। ठीक है, मरजाना ने बेबसी से कहा, मगर उसके लिए तुम्हें फ्रांस जाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रांस जाने में कोई हरज नहीं है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने फ्रांस भी देख लूंगा। तुम्हारे पास पासपोर्ट तो होगा? पासपोर्ट भी है और फ्रांस का वीजा भी, मरजाना ने कहा, लेकिन उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगा। मैंने कहा, ख्याल रखना कि अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तनहा नहीं हूँगा, और लोग भी मेरे साथ होंगे जो तुम्हारी निगाह से पोशीदा होंगे और किसी गड़बड़ का एहसास होते ही हरकत में आ जाएंगे। मैं समझती हूँ, मरजाना ने धीमी आवाज में कहा। बेफिक्र रहो, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है और मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। मेरे ख्याल में अब मेडिकल सर्टिफिकेट के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं रही। मैंने बूढ़ की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा तुम पसंद करो चीफ, मगर वो मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। मैं मरजाना के साथ जा रहा हूँ, मैंने बूढ़ के आदम इत्मीनान को नजर अंदाज करते हुए कहा। तुम मरजाना की रिहायशगाह से वाकिफ हो, अपने तमाम आदमियों को रिहायशगाह की इतराफ में फैला दो। अगर मैं मरजाना के घर जाने के बाद 15 मिनट के अंदर उसकी रिहायशगाह से बाहर ना आया तो पूरी कुव्वत से हमला तुम कर सकते हो। मरजाना को क्या मालूम था कि सब लोग वापस जा चुके हैं। बूढ़ भी समझ गया कि मेरा मकसद सिर्फ मरजाना को खौफजदा करना था, ताकि वो कोई गलत हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। लिहाजा उसने बड़ी शदोमत से मेरी तायद की। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं मरजाना के साथ निकल खड़ा हुआ। कार मरजाना ड्राइव कर रही थी और मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। मरजाना ऊंट बिंचे खामोशी से कार ड्राइव कर रही थी। शाम का वक्त होने की वजह से बसरा की सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम था। दफातर और कारोबारी इदारों में लोग ना होने के बराबर थे और अपने घरों को वापस जा रहे थे। बसरा की सड़कों पर शाम के साये उतर रहे थे। सूरज मगरिबी सिम झुक रहा था और ट्रैफिक से भरी बुरी सड़कों पर हमारी कार सुस्त रफ्तारी से सफर कर रही थी। वादे के मुताबिक मरजाना ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की। अगर वो कोई हरकत करती तो उसे भुगतना पड़ता। अपने बंगले पर पहुंच के उसने अरन दिया और गेट पर मौजूद चौकीदार को गेट खोलने का इशारा किया। चौकीदार के चेहरे से अजीब से तातरात दिखाई दिए, मगर जाहिर है वो रुतबे की वजह से कुछ पूछ नहीं सकता था। गेट खुलते ही मरजाना कार अंदर लेती चली गई। मैं मरजाना के साथ उसके बंगले में दाखिल हुआ। कई मुलाजमों ने
कुछ कहने की कोशिश की मगर मरजाना ने उन सब को झिड़क दिया और मेरे साथ सीधी अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई। उसने ख्वाबगाह में मौजूद अलमारी खोली। मैं तो उसके सर पर मुसल्लत था और उसकी हर हरकत पर निगाह रखे हुए था। मरजाना ने अलमारी की एक दराज से पासपोर्ट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पासपोर्ट देते हुए उसे अलमारी बंद करने का इशारा किया। जब उसने अलमारी बंद कर दी तब मैंने उसके पासपोर्ट पर निगाह डाली। बैठ जाओ अली, उसने बड़े शीरीन लहजे में कहा। यहाँ तुम मेरे मेहमान हो, कुछ पीना पसंद करोगे? मुझे यकीन है कि इस ख्वाबगाह से कुछ कागजात भी बरामद हो सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन वादे का पास करते हुए वैसे इस पासपोर्ट पर इत्तफा कर रहा हूँ। हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है कि हम अपने काम से काम रखेंगे। मैं तुमसे कोई गैर मुतल्लक बात नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा तुम भी एहतियात करो। क्या हम अपनी जातियात का गला घोंट दें, इखलाकियात को भी तरक कर दें? तुम भूल रही हो कि अगर मुझे 15 मिनट से ज्यादा वक्त लगा तो मेरे आदमी यहाँ दावा बोल देंगे। ठीक है, मरजाना झुंझला गई, लेकिन मुझे इतनी मोहलत तो दो कि मैं अपने कुछ कपड़े ही रख लूं। कोई जरूरत नहीं है, हम वहां जरूर जा रहे हैं, मगर तुम अपना काम करते ही वापस आ सकती हो। मुझे चंद जोड़ों की तो जरूरत पड़ेगी और फिर मुमकिन है मैं अपने तौर पर वहां कुछ वक्त गुजारना चाहूं। रेडीमेड कपड़े खरीद लेना, मैंने बेपरवाही से कहा। अब जल्दी से निकल चलो। मर्दाना ने रवाना होते वक्त अपने मुलाजमीन से कह दिया था कि वो चंद रोज बाद वापस आएगी और उसके बाद हम वापस आ गए। हमारे वापस पहुंचने तक सूरज गुरूब हो चुका था। बूढ़े और तहजीब मौजूद थे। मैं उनको साथ लेकर अदनान अब्बासी वाले कमरे में पहुंच गया। मरजाना को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। अदनान अब्बासी का बुरा हाल था। हम उसके कमरे में पहुंचे तो उसने हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी और आंखों में वैरानी बसीरा किए हुए थी। क्या हाल है अदनान? मैंने मदरकाना अंदाज में कहा। अगर मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझे जिंदगी की जमानत तो फराहम करोगे ना? वो जवाब में अपने ऊँटों पर जबान फेर कर रह गया। उसमें इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि मुझसे जबान चला सकता। कुछ बोलो ना अदनान, तुम तो बड़े जिंदा दिल बशूर हो। इस वक्त तुम्हारी जिंदा बिली को क्या हो गया है? वो बेबसी से मुझे देखता रहा। कल तक वो इराक का सबसे ज्यादा बारसूख शख्स था और आज उस पर ऐसी बेबसी मुसल्लत थी जिसे देखकर इबरत पकड़ी जा सकती थी। मैंने तुम्हारे लिए एक गोरी सुबह और एक गोरी शाम का नुस्खा तजवीज दिया था। मैंने जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा। नहीं, वो दोनों हाथ उठाकर चीखा। मैं बड़े अजाब से गुजर रहा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। यूं काम नहीं चलेगा अदनान, ये मुफरज और कलाश दोगों का तरीकाकार हुआ करता है। तुम तो यूं माफी मत मांगो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने हिज़ियानी अंदाज में कहा। मुझे इस करम से नियात हासिल करने की कीमत बता दो, मैं अदा कर दूंगा। अभी तुम सीधे नहीं हुए अदनान, मेरे ख्याल में मजीद 2-4 डोज के बाद तुम राह रास्त पर आओगे। अभी मैंने कीमत लगाई तो तुम अपनी गुर्बत का रोना रोने लगोगे। मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अदनान गिड़गिड़ाया। तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम कितने तावान के तलबगार हो? 10 लाख दिनार के बारे में क्या ख्याल है अदनान? मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा। मुझे मंजूर है, अदनान ने बेसाख्ता कहा, लेकिन इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करने में वक्त तो लगेगा। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा अदनान, मैंने जेब से चेक बुक निकालते हुए कहा। यह नेशनल बैंक ऑफ इराक पजरा ब्रांच की चेक बुक है, इसे पहचानते हो ना? अदनान का चेहरा धुआं हो गया। ये चेक बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसने अटक अटक कर पूछा। ये मैंने तुम्हारी आसानी के लिए मंगवाई है। मैंने चेक बुक उसकी तरफ बढ़ाई। 10 लाख दिनार का चेक काट दो। चेक तो मैं काट दूंगा मगर तुम मुश्किल में फंस जाओगे। बैंक में इतनी बड़ी रकम नहीं है। मेरी मुश्किलात की परवाह मत करो अदनान, अगर करोगे तो मैं अपने तजवीज करदा नुस्खे पर दोबारा अमल शुरू कर दूंगा। मैंने रिवाल्वर लहराया। नहीं, लाओ मुझे कलम दो, मैं चेक काट देता हूँ। अदनान बुगलाए हुए अंदाज में बोला। उसके अंदाज पर बूढ़ को हंसी आ गई। मैंने बूढ़ को घूरा मगर वो मेरी तरफ से बेनियाजी बरतते हुए आगे बढ़ा और कलम निकाल कर बड़े अदब से अदनान की खिदमत में पेश कर दिया। चेक काटने से कबल अपने आवाज दुरुस्त कर लो अदनान, कहीं दस्तखत करते वक्त तुम्हारा हाथ ना बहक जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी गर्दन भी कट सकती है। मैंने बुलंद आवाज से कहा। चेक लिखने के लिए अदनान को उठकर बैठना पड़ा और यह उसके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल था। उसके हल्क से कई बार दर्द में डूबी करा खारिज हुई मगर वो जैसे तैसे उठकर बैठ ही गया। बूढ़ ने उसे सहारा दे रखा था। अदनान ने बड़ी मुश्किल से चेक पर दस्तखत किए और दोबारा दे गया। मैंने दस्तखत कर दिए। अदनान कहा, रकम तुम खुद ही भर लेना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे अंदाजा था कि उसकी तकलीफ में बेहद इजाफा हो गया होगा और उसके लिए लिखना तो क्या कोई काम करना भी मुमकिन नहीं था। बूढ़ ने अदनान से चेक बुक ली और कलम वापस ले लिया और चेक बुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चेक बुक से अदनान के दस्तखत शुदा
चेक का लहदा किया और उसे तय करके एहतियात से जेब में रख लिया। इस रकम से बुढ़ को कितना कमीशन मिलेगा चीफ? बुढ़ ने कहा। कमीशन? मैंने हैरत से बुढ़ को देखा। किस बात का कमीशन? बुढ़ कोई काम बगैर कमीशन के नहीं करता। बुढ़ ने सीना फैलाने की कोशिश करते हुए कहा, तो इस वक्त तुमने कौन सा काम किया है जिसके इवज कमीशन तलब कर रहे हो? अगर मैंने अदनान को सारा ना दिया होता तो वो दस्तखत नहीं कर सकता था। ब्यादा इस रकम में कम अज कम 25% का हकदार बुढ़ भी है। हर वक्त मस्खरेपन की बातें मत किया करो। मैंने नागवारी से कहा, किसी वक्त संजीदा भी हो जाया करो। बुढ़ की बातें सुनकर अदनान थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गया था और हैरत से हमें देख रहा था। मुझे हावर्ड के लिए तुम कब से काम कर रहे हो? दफदन तहदीब ने सवाल किया और अदनान पूरी तरह चौंक पड़ा। कौन सा हावर्ड? बुखलाहट के आलम ने उसके मुंह से इसके सिवा कुछ ना निकल सका। मोशे हावर्ड, तहदीब एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। मोशे रैंडल हावर्ड। मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रही हो। अदनान ने अटक अटक कर कहा, मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। जानने वाले जानते हैं कि ये वो तहजीब मालकिम एक्स है जिसके बगैर अलियार खान नामुकम्मल रहता है। मैंने पाटदार आवाज में कहा, ओ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अदनान ने जोर जोर से सर हिलाया। वो तहजीब के सवाल से फरार होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जरूर सुना होगा मिस्टर अदनान, तहजीब ने कहा। आइंदा मुझे याद भी रखोगे, इसलिए कि मैं अपने सवालों जवाब पूछ कर ही दम लूंगी। मैंने कहा ना कि मैं इस नाम के किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ। अदनान ने हट दर्मी का मुजाहरा किया। मेरा ख्याल है इस ठीक शख्स के लिए तुमने ठीक ही उसका तजवीज किया है। तहजीब मुझसे मुखातिब हुई, जरा अपना पिस्तौल तो निकालना। नहीं, अदनान बेबसी से चीख पड़ा। तू वादा कर चुकी हो कि अब मुझे कोई अजियत नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम तहजीब के सवालों के जवाब दे दो तो मैं भी अपने वादे पर कायम हूँ। जब तुम लोग सब कुछ जानते हो तो मुझे क्यों अजियत में मुब्तला कर रहे हो? हम सब कुछ नहीं जानते अदनान, तहजीब ने कहा। हम बहुत कुछ जानते हैं, तुम हमें सब कुछ बताओगे। अगर तुम्हारी एक बात भी हमारी मालूमात के खिलाफ साबित हुई तो यूं समझो कि तुमने हमसे सब कुछ ही झूठ बोला है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अली ने तुम्हारे लिए जो उसका तजवीज दिया है उस पर दोबारा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तुम लोग मुझे हलाक कर दो। अदनान हल्क फाड़ कर चीखा। उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। शोर मत मचाओ अदनान, हल्क फाड़ कर। तुम अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकोगे। मैंने उसे सरदंश की, मगर उस पर वाकई जुनूनी कैफियत तारी हो चुकी थी। उसने उठकर मुंह पर झपट पड़ने की कोशिश की, जबकि वो हिलने की पोजीशन में भी नहीं था। उसके पैरों की हड्डियां 2-3 जगह से चिकना चूर हो चुकी थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसने उस पर झपटने की कोशिश करते हुए कहा। तूने मुझे तबाह कर दिया, मगर तुझे अब भी सुकून नहीं मिल रहा। मैंने अदनान को पकड़कर दोबारा बेड पर धकेल दिया। इतनी देर में उसकी जुनूनी कैफियत हवा हो गई थी और अब उस पर इस्तरियाई कैफियत तारी हो गई थी। मैं समझ सकता था कि उसके पैरों में उठने वाली दर्द की शरीर लहरें इसका सबब बनी है। वो पागलों की तरह चीख रहा था और उसके मुंह से बेमानी अल्फाज की बारिश हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर 2-3 जोरदार थप्पड़ रसीद किए। उसने एक बार फिर मुझसे उलझने की कोशिश की, मगर उसके लिए मेरा एक ही गुंसा काफी साबित हुआ। गुंसा उसकी नाक पर लगा था और उसकी नाक से खून जारी हो गया था। अदनान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अब वो सिसकियां ले रहा था। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ अदनान, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा। अगर मेरी शराफत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। बूढ़ झपट कर ठंडे पानी की बोतल ले आया था और अदनान के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे दे रहा था। अदनान की नाक से बहने वाला खून बूढ़ की कोशिशों से जल्दी ही रुक गया। 10 लाख की भारी रकम अता करने के बावजूद मेरे साथ ये सुलूक किया जा रहा है, अदनान ने नकाज़दा लहजे में कहा। अपनी हरकतों पर भी नजर करो अदनान, तुम्हें अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है। पर तुम्हारे साथ जो नरमी बरती है उससे तुम नाजायज फायदे उठा रहे हो। ये नरमी है, अदनान ने ज़ियानी अंदाज में कहा। मेरे पैरों की हड्डियां चिकना चूर कर दी, अब भी मुस्तकिल मुझ पर तशद्दुद किए जा रहे और कहते हो ये नर्म रवैया है। यह भी तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी आंखों में गर्म सीसा भरवा देता, मैंने सफाकी से कहा। और अगर तुमने मजबूर किया तो अब भी ऐसा हो सकता है। अदनान को जुरजुरी आ गई। बेनाई छीन जाने का तस्वुर बड़ा दहशतनाक होता है। तुम्हारी बेतरीजी में अदनान के जो कुछ तुमसे पूछा जाए सीधी तरह बता दो, वरना यकीन करो तुम अपनी बेनाई से हाथ धो बैठोगे। मैं तवा हो जाऊंगा, अदनान ने बड़े करमनाक लहजे में कहा। तेरी पूरी जिंदगी की मोहब्बत पर पानी फिर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे मालूम है अदनान कि तुम एक तरह से ज़ियोनी एजेंट हो। तुमने उन्हें बहुत कारामद मालूमात फराहम की है।
लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें जिंदगी से महरूम नहीं करूंगा। जितनी सजा तुम्हें मिल चुकी है वो बहुत काफी है। उसके बावजूद मैं तबाह हो जाऊंगा। ये बातें जब दूसरों के इल्म में आएंगी तो मेरी मौत के अहकामात जारी हो जाएंगे पर रुसवाई अलग होगी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने बेरहमी से कहा। ताहम फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि ये बातें किसी और को बताओ। ये फैसला तो तुम्हें करना है कि आइंदा तुम्हें क्या करना है। यहाँ से रिहा होने के बाद भी अगर तुमने यहूदियों को मालूमात फराहमी का सिलसिला जारी रखा तो मैं ये सारी मालूमात इराकी हुकूमत को फराहम कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब किसी यहूदी से ताल्लुक भी नहीं रखूंगा। ठीक है, अब ये बताओ कि रैंडल हावर्ड से तुम्हारे मरासम कब से हैं और तुमने उसके लिए क्या क्या काम सर अंजाम दिए हैं। इस बात को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उसने खुद ही मुझसे राब्ता किया था। उसे कहीं से मालूम हो गया था कि मैं वसद के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चौंक पड़ा। वसद के लिए तुम क्या काम कर रहे थे और कब से कर रहे थे? मैंने पूछा। त्वरित मत समझो, अदनान ने भराई हुई आवाज में कहा। मेरा काम सिर्फ इतना था कि उनका कोई आदमी अगर किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसकी मदद कर दूं, या उनको अगर किसी किस्म की मुश्किल दरपेश हो तो उसे हल करा दूं। ये काम पस मंदिर में रहकर करता था। इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थर से तुम्हारा राब्ता मुस्तकिल रहता होगा? मैंने पूछा। मैंने कहा ना कि सिर्फ जरूरतन हम में राब्ता कायम हुआ करता था। उस काम के लिए मैंने अपने आदमी मखसूस कर रखे थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं नारमन शलूफ के बेकब में इसराइल जा रहा हूँ? कर्नल नुमान ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। यही वजह है कि ये बात मेरे इल्म में आ गई। बसूरत दीगर मुमकिन ना होता। रैंडल हावर्ड के लिए तुम क्या खिदमात अंजाम दे रहे थे? तहजीब ने पूछा। उसने मुझसे कोई काम नहीं लिया। पहले सुपुर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि अली यार खान के बारे में जैसे ही कोई इतला मिले उसे इतला कर दूं। तो तुमने उसे बता दिया कि नारमन शलूफ के मेकअप में अली है? तहजीब ने कहा। हाँ, मैंने ये इतला उस तक पहुंचा दी थी और उसने कहा था कि ये बात किसी और के इल्म में ना आने पाए। जब तुम्हें आर्थर और उसके 2 साथियों के कत्ल की इतला मिली तो तुम्हें तशवीश नहीं हुई थी? मैंने कहा। हुई थी, लेकिन मुझे इससे क्या सरोकार था? मैंने तो ये इतला भी रैंडल को फराहम कर दी थी। उसने कहा था कि मैं अपने तौर पर नारमन शलूफ को तलाश करने की कोशिश करूं, मगर मैंने माजरत कर ली क्योंकि मैं इस मामले में बराह रास्त मुलब्बस नहीं होना चाहता था। और तुमने मुझे देखकर किस तरह पहचान लिया था, जबकि पहले कभी हमें एक दूसरे से नहीं मिले थे? तुम्हारी तस्वीर मुझे रैंडल ने फराहम की थी ताकि अगर कहीं तुमसे आमना सामना हो तो तुम्हें पहचान सकूं। मरजाना भी तो तुम्हारी साथी थी, वो मुझे क्यों नहीं पहचान सकी? मैंने कहा। वो भी तुम्हें पहचान गई थी। मैंने तो उससे कहा था कि मैं फौरी तौर पर रैंडल को तुम्हारे बारे में मुतल्ला कर दूं, मगर उसी ने रोक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ तुम दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो महज दिखावा थी। क्लब की हद तक तो सब कुछ महज दिखावा था, मगर जब तुम हमें यहीं ले आए तो मैं खौफजदा हो गया था, इसलिए कि मेरे मुआफिद मेरा सुराग खो चुके थे और किसी मुश्किल में गिरफ्तार होने की सूरत में किसी किस्म की मदद की तवक्को नहीं थी। मेरी बातों का मरजाना पर कोई असर नहीं मालूम हो रहा था। शायद वो तुम्हारा पता मालूम हो जाने पर बहुत मगन थी। क्या बाद में वो इस बात पर बरहम नहीं हुई जी कि तुमने मेरे सामने मेरा नाम क्यों ले दिया? बहुत ज्यादा बरहम हुई थी और उसने तमाम तर मामलात मेरे सर पर डाल दिए थे। उसने मुझे ये भी कहा था कि अपने किए की सजा भुगतू, वो तुम्हें किसी न किसी तरह बेवकूफ बनाकर निकल जाएगी। मैंने उसकी बात से इत्तफाक कर लिया, इसलिए कि वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती तो भी फायदा होता, मगर वो खाम ख्याली का शिकार थी। उसने तुम्हारी कुव्वत का गलत अंदाजा लगाया था। तुम्हारी मालूमात तो बहुत ज्यादा हैं, दाजिर मालूमात वसी हैं, बल्कि जराए भी लामहदूद हैं। मैंने कहा। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरे वसाइल कहां कहां तक फैले हुए हैं। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। ओलिव हावर्ड जैसा शख्स तुम्हारे हाथों मारा गया और इसराइल की इतनी बड़ी एजेंसी तुम्हारे सामने बेबस हो गई। पूरी दुनिया के यहूदी तुम्हारे जानी दुश्मन है, मगर तुम आजादी के साथ धुंधनाते फिर रहे हो। यकीनन तुमको गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो। जिस शख्स के इतने ज्यादा दुश्मन हो उसका जिंदा रहना समझ में नहीं आता। रैंडल हावर्ड को इतला देने के लिए तुम क्या जरिया इस्तेमाल करते रहे हो? मैंने पूछा। उससे मेरे राब्ते का जरिया सिर्फ फोन है। मैं उसे फोन पर ही इतला फराहम करता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसे कोई इतला भिजवाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या तुम खुद उससे फोन पर बात करोगे? अदनान ने पूछा। दई, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा वो तुम उससे फोन पर कहोगे। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है? अदनान ने कहा। लेकिन उसके लिए टेलीफोन तो जरूरी है। टेलीफोन सेट यहीं उठा लाओ बूमल, मैंने बुढ़ से कहा और अदनान की तरफ मुतवज्जो होगा। तुम उसे बताओगे कि अली यार खान ने तुम्हें और मरजाना को अगवा कर दिया था।
फिर उसने तुम्हें रिहा कर दिया और मर्जाना को लेकर पैरफ रवाना हो गया है।